Hello students, how are you? I hope that all of you are doing well. So our today's topic is electric flux. So before we move on to this topic of electric flux, firstly we should understand what do we mean by flux. So students, flux means something which is flowing out. Okay, so what do you mean by flux? Flux मतलब क्या होता है? Flux is flowing out. Flowing out. Okay. Flowing out through what? Flowing out through an area or through an opening. For example, इसको ऐसे समझे हम लोग कि मेरे पास सपोज करो ये एक ओपनिंग है ना, ये जो डस्टर आपको दिख रहा है ये एक ओपनिंग है। ओपनिंग क्या? वो ओपनिंग जिसमें से सपोज वाटर फ्लो कर रहा है ना। तो मेरे पास में इस तरीके से एक टैप दिया है और उसकी ओपनिंग इस तरीके से है। सपोज करो कि ये एक पाइप है और इसमें से कितना वाटर बाहर फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, अब ये किन बातों पर डिपेंड करता है? देखो, अगर ये जो पाइप है वो मैंने इस तरीके से रखा है और पानी यहां से फ्लो कर रहा है तो ज्यादा वाटर फ्लो कर जाएगा इसके अंदर, है ना, आर पार निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस पाइप के इस फेस को छोटा कर दिया, इस एरिया को अब मैं और स्मॉल कर रहा हूं, तो अगर जब मैं स्मॉल एरिया करूंगा तो अब जो पानी निकलेगा वो कम निकलेगा। ये जो वाटर है अब यहां की जगह अब कहां से निकल रहा है? केवल ये। तो पहले जो पानी निकल रहा था, जो वाटर फ्लो कर रहा था, वो कम था, ज्यादा था। पर अब क्योंकि मैंने इसकी ओपनिंग जो है वो कम कर दी, तो अब जो इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है वो कम है। ये बात समझ आई? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला तो ये जो ओपनिंग है इसके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर ये जो ओपनिंग है इसका एरिया मैंने छोटा कर दिया तो मेरी जो वाटर फ्लो है वो कम हो जाएगा। पर अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया तो अब ज्यादा वाटर निकलेगा। Isn't it? सो पहला फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स जो इस समय मैं वाटर का फ्लो बता रहा हूं, सो द वाटर फ्लोइंग आउट डिपेंड्स अपॉन, फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चलेंगे। व्हाट द वाटर विच इज फ्लोइंग आउट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट व्हाट? एरिया। एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर छोटा एरिया है तो कम, अगर बड़ा एरिया है तो ज्यादा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है वाटर किस इंटेंसिटी के साथ में बाहर आ रहा है। अगर उसकी इंटेंसिटी जो फ्लो है वो ज्यादा है तो ज्यादा वाटर फ्लो करेगा आउट। Isn't it? बहुत तेज आ रहा है तो ज्यादा पानी आएगा, बाहर निकलेगा। तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। राइट। थर्ड, सपोज करो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग अभी तो इस तरीके से रखी थी। ये ओपनिंग को अगर मैं थोड़ा सा एंगल ऐसे मोड़ दूं तो अब जो वाटर फ्लो करेगा वो एक पर्टिकुलर एंगल पे अंदर जा रहा है तो कम हो जाएगा। अगर ये मैंने और इस तरीके से कर दी तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि ये ओपनिंग किस तरीके से यूं, और वाटर की डायरेक्शन क्या फ्लो होने की ये। तो एंगल पे भी डिपेंड करता है कि किस एंगल पे द ओपनिंग इज केप्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? द एंगल। ये बात क्लियर हुई क्या आपको? अब हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या रिलेशन कैसे लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। ये अगर एक एरिया है तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो मेरा देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए देखें तो सपोज करो बच्चों कि आई हैव एन एरिया विच इज गिवन बाय दिस, और लेटर से इसका जो एरिया, ये जो एरिया एलिमेंट है इट इज गिवन बाय ds। अच्छा, यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना है मुझे कि एरिया और एरिया वेक्टर दोनों डिफरेंट है। इसको आप ऐसे समझो कि मेरा एक पैरेललोग्राम मेरे पास पड़ा है। ऑलराइट, ये जो पैरेललोग्राम है ये
इसकी एक साइड जो है वो गिवन है बी से और एक साइड जो है इसकी गिवन है ए से। ऑलराइट, so one side is given by vector b and the other side is given by vector a. So the angle between a to b is theta. इसके बीच में एंगल क्या है, a से b का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हैं किसके, इस पैरेललोग्राम के। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया किसके इक्वल होगा, तो एरिया इज गिवन बाय व्हाट, एरिया इज गिवन बाय एक परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉ करो। ये जो परपेंडिकुलर है ये है इसकी हाइट। तो अगर मैं हाइट फाइंड आउट करना है मुझे, तो हाइट क्या है, ये एंगल है थीटा। सो हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, बी साइन थीटा। सो हाइट इज इक्वल टू व्हाट, हाइट इज बी का मैग्नीट्यूड लो इनटू साइन थीटा, इजंट इट। और इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, तो दो ट्राइंगल बनते हैं कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरे वाले का भी हाइट सेम है क्योंकि दोनों के बीच में गैप सेम है, तो हाफ बेस इनटू हाइट दूसरा। तो कुल मिला के दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों एरियाज को ऐड करते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल है, बेस इनटू हाइट के। बेस किसके इक्वल था, बेस है मेरा a, तो a का मैग्नीट्यूड। हाइट किसके इक्वल है, हाइट मैंने देखा इट इज इक्वल टू b sin थीटा। सो हाइट इज एक्चुअली योर b sin थीटा। अगर मैं a से b की तरफ चल रहा हूं, a से b की तरफ, तो अगर मैं इसको a और b को मैग्नीट्यूड है, तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये ए बी साइन थीटा क्या बता रहे हैं, ए क्रॉस बी। क्या बताते हैं आपको, ए क्रॉस बी, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी साइन थीटा। और उसकी डायरेक्शन क्या है ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, सपोज करो एक यूनिट वेक्टर दिखा रहा है और इसके अंदर जो है, जो एरिया मैं बताने वाला हूं आपको, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर विल बी गिवन बाय ए क्रॉस बी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर n। तो ये जो एरिया एलिमेंट है कैसे फाइंड आउट किया मैंने, बाय योर राइट हैंड। आप इसको कर्ल करो तो बाहर परपेंडिकुलर। तो ये क्या परपेंडिकुलर क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर बता रहा है कि इस पर्टिकुलर प्लेन के इस तरीके से बाहर आ रहा है। ये बात समझ आ रहा है क्या, a क्रॉस b, तो क्या हो रहा है ये, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ये जो एलिमेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, इसको मैंने ऐसे बताया ना, इट इज कमिंग आउट। सो द डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर n। और ये क्या है इसका, ये क्या बता रहा है आपको, a क्रॉस b। तो यहां स्मॉल a लिखा हुआ है, तो स्मॉल a क्रॉस b। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसका एरिया देता है, जिसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द दिस एरिया। तो कुल मिला के बात ये कि अगर ये मेरा ds एक एरिया है, ds एक एरिया है, तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया अंडर कंसिडरेशन। ये एरिया था, अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका खाली मैग्नीट्यूड लेना है मुझे। तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट एरिया वेक्टर अगर मैं बात करूं तो वो होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर, प्लेन ऑफ द एरिया। तो अब इधर देखो, ये जो एरिया है ये है ds। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये। तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वेक्टर ds से। तो ds क्या है, ये एरिया वेक्टर है बच्चों। ये बात समझ आई क्या, ds इज योर एरिया वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका एरिया फाइंड आउट करो, उसके इक्वल होगा। So the length of the area vector, the length of the area vector will be equal to the area of this। तो अगर मुझे इसका अगर लेंथ फाइंड आउट कर लूं एरिया वेक्टर का, वो किसके इक्वल होगा, that will be equal to the magnitude of the area। और इसकी डायरेक्शन क्या है, it is given by unit vector n।
So anyway, if this is my area, so area vector is a vector which is perpendicular to its plane. ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके फाइन. तो अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं बच्चों. एरिया वेक्टर का आपको कंसेप्ट समझ आ गया. एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया. ओके, सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर. फाइन. अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ये है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो यहां मैं अगर काउंट करूं तो 1 2 3, ये क्या है, डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे आपने देखा था वाटर फ्लो हो रहा था, वैसे ही कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बाहर निकल रही है, तो कितनी बाहर निकल रही है, 1 2 और 3 लाइंस बाहर निकल रही है. तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज 3. फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बच्चों, याद रखना, बिकॉज इट गिव्स अस ए नंबर. सो यहां है कि अगर ये मेरा एरिया है, ये एरिया ऐसे जो बताया एक्चुअली किस तरीके से रखा है मैंने, इसको इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, 3 डायमेंशन में. अब इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है. ठीक है. अब फर्स्ट है, ये डिपेंड करता है एरिया पे. एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया है ना, सपोज करो अब जो मेरा नया एरिया है, अब मेरा नया एरिया जो है वो इस तरीके से है, तो यहां पर कितनी लाइंस फ्लो करेंगी, तो अब यहां 3 है, अब ज्यादा लाइंस फ्लो कर सकती है, ज्यादा लाइंस फ्लो कर सकती है. तो 1 2 3 4 5 6, तो अब मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज होता है अगर मैं अपने एरिया को बढ़ा दूं. एरिया को बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया वेक्टर है इसकी लेंथ भी बढ़ रही है, क्योंकि द लेंथ ऑफ द एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया. ये बात क्लियर है. तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एरिया पे. एरिया यानी ds, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो अब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा इसमें से पास हो सकती है. दूसरा आता है इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है. तो इसको ऐसे समझो, अब मैंने 2 केसेस ले लिए और 2 एरियाज जो है बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है. ये एरिया भी ds के इक्वल है, ये भी ds के इक्वल है, पर अब मैं चेंज कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इसमें से सपोज करो पहले जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो इस तरीके से पास हो रही है और इनके बीच में गैप ज्यादा है. गैप ज्यादा का मतलब है इंटेंसिटी वीक है. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बहुत पास में होती हैं, क्लोज, तो वो इंटेंसिटी क्या होती है उसकी, बहुत ज्यादा होती है. क्योंकि जितना ज्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है. जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी. अब यहां मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो 1 2, 2 लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स कितना होगा, 2. ये इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है. इससे ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अब लाइंस पास पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास में. तो 1 2 3 4 5, अब मेरे फ्लक्स कितना हो गया, इंक्रीज हो गया. तो ये फ्लक्स, विंडो तो सेम है, जो विंडो थी जिसमें से ये लाइंस पास हो रही थी, जो एरिया था वो तो सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज एट सम डिस्टेंस, यानी उनके बीच में गैप ज्यादा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वीक थी. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, इंटेंसिटी ज्यादा कर दी, इसका मतलब है द क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर. तो जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतनी ज्यादा फील्ड पास हो जाएंगी. तो दूसरा इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितनी लाइंस इस एरिया में से पास हो रही है. थर्ड एंगल बताया था मैंने. सपोज करो ये जो फील्ड लाइन है ना, ये मेरा एरिया है. अभी इसका एरिया एलिमेंट क्या, एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर. अगर ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दें, अब ये जो डायरेक्शन इसी की सीट में आ रही थी, अब ये थोड़ा चेंज हो रही है, यानी अब ये जो फील्ड लाइंस है इसकी अब ये ऐसे जाने की जगह ये यूं बाहर आ रही है,
अगर ये बाहर इस तरीके से आएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगी। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये वापस देखो, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, अगर ये जो एंगल है इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो अब जो ये जो डायरेक्शन है, अब मेरे पास में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें जाएंगी वो कम जाएंगी। और बिल्कुल अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जाएंगी ही नहीं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये इसकी डायरेक्शन जो है इसको टच करके निकल जाएंगी आगे। तो इसके अंदर कितनी जा रही है, फ्लोइंग आउट फ्रॉम दिस जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। यानी इसके एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितना एंगल पे ये जो है विंडो मैंने इस लाइंस के सामने रखी है, यानी किस एंगल पे ये एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में बना रहा है। तो एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एंगल बच्चों जिसको हम बोल रहे हैं थीटा। अब एंगल को फाइंड करने के लिए सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ये, और जो मेरा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है ये, तो इनके बीच में कौन सा एंगल है, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो ये मेरी किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये डायरेक्शन किसकी है, एरिया वेक्टर की। तो ये कौन से एंगल पे रखा हुआ है वो भी डिसाइड करता है, यानी थीटा भी डिसाइड करता है कि फ्लक्स मेरा कितना होगा। अब कैसे, तो ये देखो परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन है डीएस की, परपेंडिकुलर। अब मैं इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, तो डीएस की डायरेक्शन ये हो गई, पर मेरी फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मैंने और चेंज कर दिया, तो डीएस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्मल। तो ऐसे कंडीशन में जब डीएस वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल होंगी एक दूसरे के, यानी कि 90 डिग्री होंगी, ये जो एरिया वेक्टर है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स जीरो होता है। तो ऐसा कब होगा कि एंगल 90 डिग्री हो, यानी थीटा जब 90 डिग्री हो, तो फ्लक्स को मैं डिनोट किससे करता हूं, फाई से। ओके, तो फ्लक्स उस समय कितना हो जाएगा, फ्लक्स विल बी जीरो। तो ऐसा कब होगा, जब cos थीटा हो। तो cos थीटा पे भी डिपेंड करता है, जो एंगल है इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये थीटा की जगह किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअल में डिपेंड करता है cos थीटा पे। यहां तक आपको समझ आ गया, ओके। तो अब वी आर रेडी टू मेक द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो लेट अस मेक द फॉर्मूला नाउ। हमको चीजें क्लियर हो गई। देखो कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, कैसे आया, क्या हुआ, ये तो सब जगह लिया है, पर क्यों हुआ ये जरूरी है। तो इधर देखो हम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई ई क्या बता रहा है, फाई ई बताता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। अभी मैंने बताया ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर ये एंगल था डीएस और ये मेरी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये है इसका एरिया वेक्टर, तो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो फाई जो है प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के। इट इज प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा फ्लक्स होगा। दूसरा डिपेंड कर रहा है एरिया पे, अगर ये एरिया को बढ़ा दूं तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो दूसरा, थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड डिपेंड कर रहा है cos थीटा पे, वो देखा था हमने। तो इनको मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, तो फाई इज इक्वल टू व्हाट, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा यानी ई क्या है, वेक्टर है, डीएस क्या है, अभी हमने देखा एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर, तो ये क्या होगा इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ई डॉट डीएस क्या देगा आपका, ये देता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला बन गया अपने आप। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट डीएस बोल सकता हूं मैं, तो इसको मैं ई कॉस थीटा इंटू डीएस भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, ई कॉस थीटा इंटू डीएस। ई कॉस थीटा इंटू डीएस का मतलब है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा का मतलब क्या है, अगर
मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता तो दूसरा कंपोनेंट कहां बनता? तो ई कॉस थीटा का होगा, ये होगा मेरा ई साइन थीटा और ये है मेरा ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा की डायरेक्शन कौन सी है? ई कॉस थीटा की डायरेक्शन होगा द डायरेक्शन एट विच द एरिया वेक्टर इज एक्टिंग। सो ई कॉस थीटा विल बी एक्टिंग in the direction in which the area element is working। तो मैं इसको बोल दूं E and ds। तो E and ds is what? E and ds is the component of electric field along the direction of ds। ये बात क्लियर है? So now we can define the electric flux। electric flux is defined as the electric field lines passing through an area कैसे? नॉर्मली। ठीक है, एरिया के नॉर्मली होना चाहिए। ये ई कॉस थीटा है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी कि इस एरिया के क्या है? नॉर्मल है। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में था, इसका मतलब क्या है? इस एरिया के तो नॉर्मली हुआ ना। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया normally, and it is given by what? It is given by the symbol। इसका सिंबल क्या है? phi e। कैसे डिनोट करते हो आप इससे? phi e। अब E डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और वो सही बात है क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बता रहा है, नंबर ऑफ लाइंस तो स्केलर है। सो E डॉट ds is what? It is a scalar quantity। so you have to remember that it is a स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब बच्चों सपोज करो एक क्लोज्ड सरफेस है ना, एक क्लोज सरफेस है। फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है ना, और इसका ये जो एरिया एलिमेंट है, ये एरिया एलिमेंट स्फीयर का मैंने सपोज किया ये एक छोटा सा पार्ट लिया, और इसका जो एरिया है वो तो है ds के इक्वल, और एरिया एलिमेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये ds वेक्टर हो गया और ये मेरा नॉर्मल है। अब इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा इस पूरे स्फीयर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? सपोज मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड में, यहां मेरे पास में एक प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू की टेंडेंसी क्या होती है? प्लस क्यू की टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेंगी बाहर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली, यहां से ऐसे निकली, इस तरीके से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब बाहर की तरफ। ये बात समझ आ रही है क्या? तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी कैसी है? इसी डायरेक्शन में निकल रही है। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? फॉर ए क्लोज सरफेस। सो फॉर क्लोज्ड सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ये E डॉट ds था, पहले तो ये देखो कि कितनी लाइंस इस छोटे से एलिमेंट में से निकल रही हैं। ये बात समझ आया? अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज करते चलो, यहां पर फिर इसमें फाइंड आउट करो, फिर इसमें फाइंड आउट करो, फिर इसमें फाइंड आउट करो। ऐसे ये जो छोटे छोटे एलिमेंट बनाए हैं इन सबको एक स्फीयर के ऊपर आप ऐड करते जाओगे। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप उस सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, सम कर रहे हो, उसका एडिशन कर रहे हो। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो उसको मैं कैसे डिनोट करता हूं, एक इंटीग्रेशन बनाओ और क्लोज सरफेस के लिए ऐसा सिंबल बना दोगे आप। तो ये इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, एक क्लोज्ड सरफेस के लिए हो रहा है। तो ये तो मैंने स्फीयर लिया, कोई भी किसी भी शेप का क्लोज सरफेस ले लो, उसका टोटल इंटीग्रेशन आप कर लेंगे ई डॉट ds का, तो वो आपको दे देगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। So the total electric flux through any closed surface will be like equal to phi e will be equal to surface integration of the closed area E dot ds. Okay, so I hope guys कि आपको समझ आया होगा। और अगले टॉपिक अब हम पढ़ सकते हैं गॉसेस थ्योरम। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय गॉसेस लॉ। तब तक के लिए बाय and do take care of yourself. Bye bye.